एक शब्द चित्र है, वो सुनाती हूँ आपको। कोठे वालियां। मुजरा हो रहा है, इधर घुंघरुओं की छमाछम, उधर नोटों की बरसात। वाह वाह के साथ टकराते जाम, दिलकश लहरियां, देर रात तक चलता है ये सिलसिला। धीरे धीरे ढोलक की थाप के साथ मंद पड़ती चली जाती है घुंघरुओं की तड़प और महावर लगे पांवों की थिरकन। महफिल ऊंघते ऊंघते उठने लगती है। अलसाई थकी रात चोला बदलकर अंधेरे उजालों के बीच गुपचुप सरक जाती है। कोठे वालियों से मिलने का ध्यान जैसे ही मन में आया, वैसे ही ये विचार खदबद खदबद सीजने लगे दिमाग में। मगर जब मैं घास मंडी पहुंची तब नजारा कुछ और ही था। ठहरा ठहरा सा आलम। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी की आंखों में सवाल थे, कौन है, क्यों आई है, किससे मिलना है। पुलिस वाला भी अलर्ट। सबकी जिज्ञासा शांत कर मैं उन 6 जोड़ी आंखों की ओर घूम गई, जिनमें न कोई प्रश्न था, न संकोच, न उत्सुकता और न ही अचरज। बस एक लापरवाही का भाव तैर रहा था। ये तीनों कोठे वालियां थी। तीनों रेशमी तंग सलवार सूट पहने थी। पहली उकड़ू बैठी पान चबा रही थी, दूसरी दरवाजे पर खड़ी थी, शायद किसी के इंतजार में। तीसरी अपने चेहरे को हर कोण से देखने के बाद शीशा हटाते हुए चोटी गूंथने लगी। नई लग रही थी। नाम पूछा तो बारी बारी से दोनों की ओर देखकर मुझे यूं देखने लगी जैसे कह रही हो, मैं नहीं जानती अपना नाम, इनसे पूछ लो। मेरे लिए अपना ही सवाल बेमानी हो गया। नाम बताएं न बताएं क्या फर्क पड़ता है। ये है, जिस्म है, अंधेरी कोठरियां हैं, काफी है। सौदा है, तकरार है, काफी है। एक गली में थी मैंने उनसे बात करने की इच्छा जाहिर की तो तीनों की निगाहें एक अधेड़ उम्र की औरत की ओर मुड़ गईं। ये औरत इनकी बुआ है, माया बुआ। ये चेहरा सीधा साधा, अब सारे चेहरों से हटकर घरेलू सा, हर कोण से। माथे पर बड़ी सी मरून बिंदी, लापरवाही से लपेटी गई सूती साड़ी, अच्छी कद काठी, गोरा रंग, भरा भरा शरीर। वह हैंडपंप से पानी भर रही थी। बाएं हाथ से पटलियां और दाएं हाथ से बाल्टी हाथ में थामे तेजी से अंदर आई। बाल्टी छलक रही थी उन लड़कियों की उम्र की तरह। घास मंडी में जो पेशे वालियां हैं अधिकतर जयपुर और अलवर की हैं। माया अलवर की है। उसने सकुचाते हुए मुझे अंदर बैठने के लिए कहा। प्लास्टिक की दीवार वाला पुराना सा पलंग बिछा था। कमरा सामान से अटा पड़ा था। कोने में एक छोटा सा टीवी था जिस पर धूल की हल्की सी परत जमी थी। लाइट गुल, पंखा बंद, बेहद उमस, बाहर भी भीतर भी। पलंग पर नहीं बैठ सकी मैं। अजीब सी घबराहट और बेचैनी में मैंने कोने में पड़े उस टूटे से मुड्डे को खिसकाया जो अब जाऊं तब जाऊं की हालत में था। माया पानी भर चुकी थी। मैंने उसे बैठने को कहा मगर वह अपने पांव पलंग पर रखकर खड़ी रही। कुरेदने पर रिसने लगी। 16 साल की उम्र में माँ ने बिठा दिया कोठे पर। 2 बहनें दिखने में यूं ही थी, ब्याह दी। मैं रह गई बिन ब्याही। बिन ब्याही क्यों? कोठे के साथ ब्याह दिया था माँ ने, सुंदर जो थी। तब से अब तक मैं और कोठा दोनों साथ हैं। माया एक सांस में 20 साल पीछे लौट गई। उसके अनुसार ये उनका खानदानी पेशा है। इसमें शर्म की क्या बात। जीने के लिए सभी करते हैं कुछ न कुछ। फिर उसे तो विरासत में मिला है धंधा। काजल की कोठरी में रहकर कालिक से बचेंगे कैसे? शर्म की बात नहीं तो क्या अपनी बच्चियों को इसी धंधे में लगाओगी? मैंने कहा तो बोली, ना, कोठे पर कभी नहीं बिठाऊंगी। उन्हें दुल्हन बनाकर, हाथों में मेहंदी रचाकर, डोली में बिठाकर ससुराल भेजूंगी। निश्चय दृढ़ था। क्या माया के सपने को यथार्थ की जमीन मिलेगी? उसकी आंखों में तैरता सपना जिस दिन हकीकत में बदलेगा, उसकी दुनिया बदल जाएगी शायद। आसपास जमा भीड़ में से मैंने 2-3 जनों के नाम जानने चाहे जो हमारी बातचीत में हिस्सा ले रहे थे, तो वे इधर उधर होने लगे। एक लड़के ने कहा, मैडम, अखबार और किताब में नाम छपना तो अच्छी बात है, मगर कोठे वालियों के साथ छपे ये बुरा है। इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी हमारी। लोग क्या सोचेंगे? कौन लोग? समाज वाले। जो इनके पास आते हैं वे किसी दूसरे समाज के होते हैं क्या? इस प्रश्न का जवाब गुम था। कोठे पर आने वालों में अमीर गरीब, ठिंगू लंबू, भाई बेटा, पति, ऊंचा नीचा, सब किस्म के लोग होते हैं। मगर कोठे वालियों का एक उसूल होता है, वे अपने मोहल्ले वालों को नहीं बिठाती।
ग्राहक अलग अलग किस्म के होते हैं, किसी को कोरी चाहिए है तो किसी को कोई भी, बस औरत होना जरूरी है। कई बार ग्राहक इधर ही रुकते हैं और कई दफा इन्हें बाहर ले जाते हैं। कमाई कितनी हो जाती है? लड़की की उम्र पर है, जितनी कम उम्र पैसे उतने ही ज्यादा, उम्र ज्यादा दाम कम। मर्द को भा जाए तो दोनों माला माल। मगर अब वे दिन कहाँ रहे, अब तो बस यादें और बातें रह गई हैं। दाल रोटी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल जाए तो ही काफी है। एक खिला फूल था, भंवरे थे, मगर वर्तमान के दामन में प्रतीक्षा, विवशता और इस पेशे के घृणित होने का एहसास था। एकाएक माया ढलती सी लगने लगी। मेरा मन कड़वाहट से भर उठा। ग्राहकों का समय, ये कोठा है, मंदिर नहीं कि रात या दोपहर को पट बंद हो जाए। ये कोठरियां दिन में भी जगती हैं तो रातों को भी जागती हैं। ये तो 24 घंटे चलने वाला गोरख धंधा है। मैं तीनों लड़कियों से मुखातिब हुई कि धंधा छोड़ना चाहती हो? जवाब दिया बड़ी ने, एक शर्त पर, पक्का घर, एक पुरुष और 8-10 हजार रुपए महीने के घर बैठे कोई दे तो। और तीनों परस्पर फुहनियां मारकर हो होकर हंसने लगी। पास खड़ा लड़का तिलमिला उठा, मैडम, इनको ऐशो आराम से जीने की आदत पड़ गई है। अच्छा खाना पीना, पहनना, सजना धजना और दरवाजे पर खड़े होने के सिवाय इन्हें कुछ नहीं आता। ये इस लाइन को छोड़ना ही नहीं चाहती। देख नहीं रही आप कैसी मोटी तगड़ी हो रही हैं, खा खाकर मुसल्लम। ये दया की पात्र कभी नहीं है। क्या कोठे वालियां अपनी जीवन धारा बदल सकती हैं? कहते हैं आदमी चाहे तो बदल सकता है तकदीर को। आज अनेक खूंखार डाकू अपना डकैती कर्म छोड़कर परिवार के साथ शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। फूलन देवी का उदाहरण पुराना नहीं हुआ। क्या ये ऐसा नहीं कर सकती? ये नहीं तोड़ सकती पत्थर, नहीं जा सकती कमठे पर, घर नहीं बसा सकती, नहीं कर सकती झाड़ू पोंछा, नहीं कर सकती काम सड़कों पर? इन्हीं सवालों के जवाबों में कुछ सवाल उठते हैं। क्या इन्हें समाज स्वीकार कर पाएगा, दे पाएगा एक घरेलू औरत का दर्जा, मान सम्मान? शायद नहीं, यकीनन नहीं। अब 27 वर्षीय मीनू को ही लीजिए। 10 साल हुए यूपी से आए। जोर जबरदस्ती भले ही नहीं थी, मगर परंपरा की शिकार हुई। उसे आज भी मलाल है अपने पेशे पर। जिंदगी खराब हो गई, पछतावा ही पछतावा। छोड़ना चाहती है धंधा, पर किसके पीछे? मीनू मुसलमान है, फिर नाम मीनू कैसे? जवाब दिया पास खड़े लड़के ने, इसकी शक्ल मीना कुमारी जैसी है, इसलिए माँ ने नाम मीनू रखा होगा। सुनकर मीनू की आंखों में शर्म उतर आई। ये देख मुझे अच्छा लगा। ये पेशा मर्जी है, परंपरा है, मजबूरी है, जो भी हो ये तय है कि यहाँ कसमसाहट है, छटपटाहट है, पश्चाताप है, बेचैनी है। पारिवारिक जिंदगी की चाहत अंगड़ाइयां लेती है, मगर उससे क्या फायदा? अब घर बसाकर पति बच्चों के साथ रहने की ललक मर चुकी है। इस उम्र में कहाँ जाएंगे? कौन ले जाएगा? 20 सालों से बिकते शरीर को पत्नी का दर्जा कौन देगा? सारे सपने तोड़कर ही कोठे पर बैठे थे मर्दों को रिझाने के लिए। सपनों की मासूम उम्र कुचल गई पुरुषों की गिद्ध मनोवृत्ति के तले। सारे सपने सीलन भरी कोठरियों में अंधेरे ओढ़े पड़े हैं। दशकों से शायद मर चुके हैं। लोग कैसी निगाह से देखते हैं? अधिकांश की आंखों में तो भूख होती है। यही भूख इन्हें रोटी देती है। इधर आते हुए ग्राहक संकोच करता है? नहीं, शर्म को घर की देहरी के भीतर ही छोड़ आता है। तभी एक ग्राहक आया। मीनू मोल भाव करने में व्यस्त हो गई। पुलिस का डर बराबर बना रहता है। कभी कभी धरपकड़ भी होती है। ले जाते हैं थाने। एक रात बंद किया, मोहल्ले वालों ने जमानत दी और छूट गए कोर्ट से। ऐसे केस तो इन पर चलते ही रहते हैं। माया पर 3-4 केस चल रहे हैं। पहली लड़की 4 बच्चों की माँ थी। बच्चों के बाप के नाम पर बेशर्मी से हंसकर कहने लगी, हमारी औलादों के बाप नहीं हुआ करते। किस किस को पकड़े? आते हैं चले जाते हैं अपनी हवस बुझाकर। वह भीड़ पर हिकारत भरी नजर डालती है और भीड़ उस पर। बच्चों को गिराना पाप है इनकी दुनिया में। पैदा किया तो पालो भी। आपके सभ्य समाज में औरत रोज ही बच्चों को मारती है पेट में। क्या ये पाप नहीं? कोठा सवाल कर रहा था और घर अनुत्तरित था। मुझे लगा जैसे इन जैसी हजारों औरतें सवाल कर रही हैं। हम किसी की भूख मिटाएं तो अपवित्र, आप जीव हत्या करके भी पाक साफ। हम निर्लज और आप सलज। हमारा धंधा पाप, समाज के माथे पर कलंक का टीका, और आप हमें जो इस पाप के कुएं में ढकेलते हैं वह क्या? परंपराएं बनाई किसने? पुरुष ने, अपने हित में एक औरत को इस्तेमाल करने और दूसरी को दबाए रखने के लिए।
अत्याचार की शिकार दोनों तरफ औरत ही है, चाहे वह घर में है चाहे कोठे पर। फिर वह कलंकिनी कैसे हो गई? किसने बिठाया कोठे पर और किसने मजबूर किया जिस्म बेचने के लिए? कलंकित कौन है? ये सवाल नहीं, कांटे थे जिनकी चुभन मैं महसूस कर रही थी। क्या ये कांटे आपको नहीं चुभते? धन्यवाद।